हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद ध्रुव सर पर। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बताया था। आज फ्रेंड मैं आपको भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो इसका संविधान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यानी वो स्टार्टिंग ही अगर हम करें तो वो उसी से होती है, यानी संविधान की विशेषताओं से। संविधान की विशेषता भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी है। अगर संविधान की विशेषता को हम समझ जाते हैं तो लगभग हम भारतीय संविधान को भी समझ जाएंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं जो वो पूरे ही आपके संविधान में आती रहती हैं और इसमें से काफी क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का भारतीय संविधान की विशेषता। टॉपिक बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि विशेषता क्या चीज होती है। देखिए, विशेषता हर चीज की होती है। यहाँ तक आपको विशेषता की बात करूं तो विशेषता इस चौक की भी विशेषता है। देखिए, इसका रंग है, इसका आकार है और ये लिखने के काम आती है, तो इसकी भी विशेषता है। तो हम किसी चीज को भी पढ़ते हैं या किसी चीज में हमारा ध्यान ज्यादातर जाता है तो उसकी विशेषता के ऊपर जाता है। तो सबसे पहली चीज विशेषता ही होती है। विशेषता हमारे आगे की चीज को निर्धारित करती है कि ऐसा हम क्या पढ़े, ऐसा क्या विशेष है कि हम आगे उसको पढ़ें। तो इसकी विशेषता ही प्रमुख है। विशेषता आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। विशेषता से संबंधित हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान निर्माता कर्ताओं ने संविधान बनाते समय भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया फ्रेंड्स। संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से स्रोत यानी गुण लिए गए और श्रेष्ठ गुणों का निरूपण हमारे संविधान में किया गया। और उसी गुणों के साथ साथ भी हमारे संविधान की सबसे बड़ी जो अनोखी विशेषता है वो परिवर्तनशीलता है। समय समय पर हमारे संविधान में परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता में हमारा पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों लोकप्रिय प्रभुसत्ता। लोकप्रिय प्रभुसत्ता। देखिए फ्रेंड्स, हमारा संविधान है जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। हमारा जो संविधान है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता कैसे? एक सेकेंड। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है कैसे हमारा संविधान? क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता है ना, वही अंतिम शक्ति मानी जाती है हमारे भारतीय संविधान में। क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में या विधानसभा में जाते हैं तो वही निर्धारित करते हैं। तो लोकप्रिय अंतिम शक्ति हमारे भारत में जनता के हाथ में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। स्टेट लेवल की परीक्षा हो चाहे केंद्र लेवल की परीक्षा हो, भारत की अंतिम शक्ति, भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? तो वो जनता के हाथ में। और देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें साफ लिख रहा है हम भारत के लोग। इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित हमारा संविधान है। तो दूसरा है हमारा पॉइंट दोस्तों विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान कैसे दोस्तों?
लिखित एवं निर्मित संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान। दोस्तों, संघीय व्यवस्था हमारे कनाडा में भी है और यूएसए में भी है, वहीं से संविधान हमारा भी लिखित है। उन्हीं संविधानों की तरह हमारा संविधान भी लिखित है और इसको संविधान सभा द्वारा बनाया गया, यानी इसका निर्माण किया गया। क्योंकि ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया तो इसलिए इसको निर्मित माना जाता है, इसलिए इसका निर्माण किया गया। और तो ये निर्मित संविधान है और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो हमारा संविधान देखिए, अगर हम तुलना करें ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन का संविधान तो अभिसमयों पर आधारित है, यानी परंपराओं पर आधारित है। जैसी बाकी परंपरा होती है वैसी वहां पर लिखा हुआ कुछ नहीं है संविधान में। लेकिन हमारे भारत के संविधान लिखित संविधान है। हमारे भारत के संविधान में सारे अनुच्छेद लिखे होते हैं, अनुच्छेद में सारे नियम लिखे हुए हैं। और जो निर्मित संविधान है, क्योंकि इसे संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये निर्मित संविधान है। तो इसलिए लिखित एवं निर्मित संविधान है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। दोस्तों, आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा जिससे आप इनको लिख लें, क्योंकि पेपरों में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि उनमें से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपको जितने भी मैं कराऊंगा उसमें से आएंगे और एक अलग आएगा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और इनको उतार लें और इनको जो मैं समझा रहा हूं ना, इनको बगल में डालें। जैसे मैंने लोकप्रिय संप्रभुता बताई थी, लोकप्रिय संप्रभुता बताई थी आपको। तो लोकप्रिय, सॉरी मैं इसको एक बार सुधार देता हूं, ये आपका लोकप्रिय प्रभुसत्ता ही सही है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता ही है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता विस्तृत संविधान, मैंने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में आपको बताया कि जनता में शक्ति निहित है। विस्तृत संविधान के बारे में आपको बताया कि विस्तृत संविधान में कनाडा में इतने हैं और ऑस्ट्रेलिया में इतने हैं। लिखित संविधान, लिखित एवं निर्मित संविधान के बारे में मैंने आपको बताया। लिखित संविधान ब्रिटेन से अलग है, हमारे लिखा हुआ निर्मित संविधान निर्माण हुआ है, इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे बढ़ा रहा हूँ संपूर्ण। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इनको उतार लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में फायदा मिल सके। लेकिन बेसिक क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो हमारा भारत देश है ना, वो स्वतंत्र है, अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है। इसकी खुद की संप्रभुता है, यानी संप्रभुता मतलब खुद की जनसंख्या है, इसका आकार है, तो इसकी खुद की ये प्रभुत्व है, ये खुद ही अपने फैसले लेगा और बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टि से स्वतंत्र है हमारा भारत देश। इस पे किसी की दादागिरी नहीं चल सकती, अपने फैसले लेगा तो ये खुद ही लेगा, इसीलिए बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और दोस्तों, गणराज्य किसे बोला जाता है? हमारा जो प्रधान होता है यानी राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए इसे गणराज्य बोलते हैं। आपने देखा होगा ब्रिटेन में तो शाही परिवार से डायरेक्ट बनता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए इसे गणराज्य यानी भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप कैसे? क्योंकि हम तो अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। विधानसभा लोकसभा मिलकर लोकसभा के दोनों सदस्य मिलकर राज्यसभा लोकसभा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसे गणराज्य बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका देखिए हमारे संविधान में बहुत प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है तो हमारे कोई भी अधिकारों का आनंद होता है, हमारे मूल अधिकारों का आनंद होता है, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? न्यायपालिका में। कार्यपालिका यानी सरकार भी हम पे कोई चीज अगर थोपना चाहे
वो भी नहीं थोप सकती, हम न्यायपालिका में पहुंचाएंगे। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका, और ये कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसी को अपनाया गया है। देखिए हमारे संविधान निर्माताओं की सोच ऐसी साफ थी कि तभी उन्होंने अलग अलग देशों से हमारे संविधान में श्रेष्ठ गुणों का निरूपण किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अनेक भाषाभाषी लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने जो भी नियम बनाए वो सोच समझकर बनाए, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका रखी। अगर हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के भी अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायपालिका में जाता है, चाहे सरकार हनन करे चाहे कोई व्यक्ति विशेष हनन करे तो वो न्यायपालिका में जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ना तो व्यवस्थापिका के दबाव में, ना कार्यपालिका के दबाव में, जो भी जजमेंट देगी वो अपने ही ऊपर देगी, तो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, इनको आप निकाल लीजिएगा। अगला पॉइंट कराता हूं मैं, 5 पॉइंट हो गए आपके, जो मैं बता रहा हूं यही पॉइंट आपके पेपरों में आते हैं। छठा पॉइंट है आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है दोस्तों? देखो हमारे भारत देश में एकल नागरिकता अपनाई गई, जबकि यूएसए में दुहरी नागरिकता है। मतलब स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां तिहरी नागरिकता है, यानी वहां की कैंटन जो गांव को बुलाया था ना कैंटन, तो वहां पर लोगों को कैंटनों की भी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत देश में एकल नागरिकता। देखिए ये वैसे बहुत बड़ा प्रश्न आएगा, अगर इसका उदाहरण देकर बहुत समझाएं तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एकल नागरिकता क्यों है हमारे यहाँ, जबकि संघात्मक देश है हमारा, फिर भी एकल नागरिकता है। क्यों अलग अलग राज्य की और केंद्र की अलग अलग नागरिकता क्यों नहीं रखी गई? इसका कारण दोस्तों एक ही था, जब संविधान बन रहा था तो वो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अलग अलग भाषा वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, हमारे यहाँ क्षेत्रीयता है, भाषावाद है, तो हमारे यहाँ क्या है कि वैमनस्यता ना फैले लोगों में, तो एक राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई ना, कोई एक राज्य में चला गया दूसरे राज्य से तो कि भाई तुम्हारी नागरिकता कहाँ है। तो इसलिए जब संविधान बनाया गया तो एकल ही नागरिकता का प्रभाव रखा गया उसमें कि एकल नागरिकता को ही माना जाएगा, जिससे लड़ाई झगड़े ना हो, वैमनस्यता ना फैले। तो फ्रेंड्स ये एकल नागरिकता आपकी समझ में आ गई होगी। जम्मू कश्मीर राज्य को अलग से दर्जा दिया गया था, वो आज नहीं है, अब वहां पर भी हमारे नागरिक जा सकते हैं, रह सकते हैं और मकान भी ले सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। तो वहां का भी प्रावधान अब धारा 370 और 35 से अब खत्म कर चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारी गरिमा और हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44 में संविधान संशोधन, लिख लेना आप, 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो हटा दिया गया और वो एक विधिक अधिकार कर दिया अनुच्छेद 301 के तहत। अब हमारे एट प्रेजेंट में मूल अधिकार है दोस्तों 6, और 6 मूल अधिकार मैं आपको बताऊंगा। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? देखो नंबर 1 इसमें समानता का, समानता। नंबर 2 आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा आपका लिपि एवं संस्कृति का। शॉर्ट लिख रहा हूं दोस्तों मैं, जब मूल अधिकार का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें विस्तृत समझाऊंगा इसको, लिपि एवं संस्कृति। और छठा है जो आपका, वो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों अब एट प्रेजेंट में हमारे 6 मूल अधिकार हैं, 7 थे
मूल संविधान में एक हटा दिया, 6 बचे, 6 मैंने आपके सामने लिख दिए। थोड़ा शॉर्ट रूप में लिखा है, जब संविधान का चैप्टर मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब इनको विस्तृत रूप से समझा दूंगा। तो मूल संविधान में 7 है, अब 6 है। व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर इसमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये बाध्य योग्य, बाध्य योग्य मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, न्यायपालिका में जा सकता है और अपनी रिट दायर कर सकता है। न्यायपालिका उसका संज्ञान लेगी तुरंत। तो ये बाध्य योग्य है, यानी इसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, देखिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्व क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, यानी 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति निर्देशक तत्व होते क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार बाध्य योग्य होते हैं, लेकिन ये बाध्य योग्य नहीं है। अगर इनका हमारे जीवन का अगर हनन भी हो ना, सरकार हमें ना भी देना चाहे ना, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायपालिका में इनको लेकर नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित है, तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि नीति निर्देशक तत्व को हटाया जाए, क्योंकि इसी से ही शासन और प्रशासन चलता है, इसी से नीति निर्धारित होती है। क्योंकि समान कारणों के लिए समान वेतन, एकल आचार संहिता, नागरिक संहिता और स्त्री और पुरुषों को बराबर देखना, ये सारी चीजें नीति निर्देशक तत्व में आती है। अगर आप भी लगा लो कोई सरकार इनको हटाएगी या कम करेगी तो विद्रोह फैलेगी और वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित है, तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व हर सरकार के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, वो उसको हटा नहीं सकती है। तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। आगे है दोस्तों अगला पॉइंट है मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य 51A, अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य बताए गए हैं, यानी 36 से 51 तो आपके नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन मूल कर्तव्य 51 है। देखो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब 10 थे, लेकिन अब जो है वो 11 है, यानी 11वें जो बना है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां जो बना है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना, 11वां आपका बना है। मूल कर्तव्य में हमारे संविधान की रक्षा करना और स्वतंत्रता सेनानियों की अनुसरण करना, संविधान की रक्षा करना, स्मारकों की रक्षा करना, गौवध निषेध, ये सारे हमारे मूल कर्तव्य में आते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक जरूरी है। तो ये भी भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है। आगे है अगला पॉइंट है दोस्तों, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लिख लेना। 9 पॉइंट हो चुके हैं आपके। 10वां पॉइंट है आपका संसदात्मक व्यवस्था। दोस्तों संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है? ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था क्या है? ब्रिटेन के संविधान यानी वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से उठाई गई है। संसदात्मक वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली को अपनाया गया हमारे भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था। देखिए कार्यपालिका यहाँ पर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो ब्रिटेन में होती है ऐसी हमारे यहाँ भारत में भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी होती है। और
राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो कार्य का संचालन करता है वो प्रधानमंत्री होता है। और एक भी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर अगर विश्वास मत पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये प्रणाली, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली कहाँ की, ब्रिटेन के संविधान से उठाई गई है। तो यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है, यानी संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन संसद 3 से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए हमारे यहाँ ये चीज ब्रिटेन से ली गई है और ये चीज यूएसए से ली गई है, यानी संसदीय प्रभुसत्ता तो ब्रिटेन से ली गई है और न्यायिक पुनर्विलोकन ये अमेरिका से ली गई है। देखिए संसद हमारे यहाँ कानून बनाती है वो हमें मान्य होते हैं, इसको ढंग से समझ लेना कि संसद जो हमारे यहाँ कानून बनाते हैं वो मान्य होते हैं, लेकिन अगर संसद, देखिए ध्यान से सुनिए, इसका मतलब समझ लीजिए, आपको हमेशा भी ये समझ में आ जाएगा। अगर संसद संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कानून बनाती है, यानी उसमें संविधान का हनन होता है, कोई ऐसा कानून बनाती है, तो उसको न्यायपालिका पुनर्विलोकन करती है। यानी अगर ये संविधान के अनुकूल है या नहीं है, अगर संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो उसको कैंसिल कर देती है। तो यही है हमारे यहाँ संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि ब्रिटेन से संसदीय प्रभुसत्ता ली गई है और पुनर्विलोकन यूएसए से लिया गया है। फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा संसदीय व्यवस्था तो संसदीय प्रभुसत्ता, क्योंकि कोई विधेयक लाया जाता है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के साइन होकर निकलता है, फिर कोई विधेयक नियम बनता है, विधि बनती है। तो न्याय पुनर्विलोकन अगर वो संविधान के विरुद्ध होगा तो उसका न्याय पुनर्विलोकन कर सकती है कौन, न्यायपालिका। अगला पॉइंट है हमारा कठोर एवं लचीला संविधान। देखो कठोर और लचीले से क्या संबंध है, कठोर और लचीले से संबंध है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्योंकि हमारे यहाँ भारत देश में संविधान संशोधन में कठोर और लचीलता दोनों ही अपनाई गई है। दुनिया के अनेक देशों में किसी में कठोर संशोधन की व्यवस्था है, किसी में लचीले की है, लेकिन हमारे संविधान वेत्ताओं ने एक दूरदृष्टि की सोच रखते हुए, भारत को इतना बड़ा मानते हुए, उन्होंने कठोर और लचीले को दोनों को जोड़कर ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई। संविधान संशोधन स्टूडेंट फ्रेंड्स 3 प्रकार से होता है। देखिए एक तो संसद के साधारण बहुमत से होता है, यानी संसद के दोनों सदनों के बहुमत से हो जाता है एक तो संशोधन। दूसरा संसद के पूर्ण बहुमत और उपस्थित 2/3 बहुमत से संशोधन होता है, ये दूसरा है। और तीसरा है आपका संसद में पूर्ण बहुमत और उपस्थिति 2/3 और आधे राज्यों की विधानसभा की अनुमति आवश्यक है, इसलिए इसको लचीला और कठोर दोनों तरह का माना जाता है। देखिए अगर हम प्रथम को उठाएं, प्रथम में क्या है कि दोनों सदनों के साधारण बहुमत से हो जाता है तो उनको लचीले में आ जाता है, लेकिन अगर हम तीसरा पॉइंट उठाएं कि दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थिति के 2/3 और आदि विधानसभाओं के, तो कठोर और लचीले का दोनों का संबंध है। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में ये आ रहा होगा। एक पॉइंट और है जो इसमें आप सराहूंगा। देखिए दोस्तों ये पॉइंट आपके सारे आ चुके हैं भारतीय संविधान के अंदर, किसी ना किसी रूप में ये बन के आते हैं, क्योंकि इनकी रूपरेखा आपको याद होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। मैं कहता हूँ ये रीढ़ है भारतीय संविधान की, अगर ये नहीं आएगा आप पे तो आप भारतीय संविधान भी नहीं समझ सकते। एक है दोस्तों संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था। देखिए
देखिए हमारे भारत देश में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। संघात्मक कैसे? क्योंकि राज्यों को अलग से दिया गया है, कई नियम राज्यों के अपने आप राज्य अप्लाई करता है और एकात्मक में केंद्र की आती है। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है तो संघात्मक में सबके लिए एक ही है, लेकिन संविधान है सबके लिए एक ही है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था, हमारा जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक होते हुए एकात्मकता की ओर जाता है, यानी संघात्मक होते हुए एकात्मक है। वो कैसे? देखिए आप, जब भी आपातकाल लागू होता है तो शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है, वहां राज्यों के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। अगर मान लो कोई बाह्य युद्ध हो जाए तो शक्ति पूरी केंद्र के हाथ में आ जाएगी, राज्य कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपना सुझाव दे सकते हैं। और अपशिष्ट शक्तियां आपने पढ़ी हो तो अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में होती है। और तीसरा है, राज्यों में जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो भी केंद्र का ही होता है, क्योंकि उसी की चलती उसे रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी पड़ती है। वो समय समय पर सलाह बताता रहता है राष्ट्रपति को कि राज्य में ये हो रहा है। तो संघात्मक होते हुए हमारी व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो संघात्मक और एकात्मक का संयोग है, मिलन है, लेकिन एकात्मकता हमारे संविधान में ज्यादा है, एकात्मकता देखने को मिलती है। अगला है हमारे यहाँ आगे एक बात कौन सा करा दूं मैं आपको, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। अगला पॉइंट है सूचियां। देखो सूचियां, 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में, 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में। नंबर 1 राज्य सूची, दूसरी है संघ सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो दोस्तों ये 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती, ये 3 सूचियां हैं। तो राज्यों को राज्य के लिए सूचियां दी गई हैं और संघ को संघ के लिए, और समवर्ती सूची पे दोनों का कानून, मतलब राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएंगे, संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच टकराव होता है, यानी समवर्ती सूची में राज्य और संघ के बीच टकराव होता है दोस्तों, तो संघ सूची का कानून ही माना जाएगा। तो ये आपकी 3 सूचियां हैं जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में आती हैं। तो दोस्तों मैं लगभग आपको करा चुका हूं, फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया, क्योंकि विशेषता है ना, तो विशेषता में काफी पॉइंट आते हैं। विशेषता एक से नहीं बनती, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये सारी भी चीज आती है। समाजवाद, ये भी समाजवाद को अपनाया गया, ये भी चीज आती है। लेकिन जो मेन पॉइंट थे ना दोस्तों, मैंने वो आपको बता दिया। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, कोई भी समस्या हो, और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, मैं ये नहीं कहता पसंद नहीं आती मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर पसंद आती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को दबाइए, प्लस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और आपकी कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, जिससे आपकी समस्या हम सुन सकें, देख सकें और उसे यहाँ पर बता सकें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।